हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा मानव विकास विषय में टॉपिक है विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण। इसमें हम ये देखेंगे कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण से कैसे प्रभावित होता है और कैसे इस पर आधारित होता है। पिछले विषय में हमने मानव विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा किया, जिसमें हमने देखा कि कई मनोवैज्ञानिक इसको मिल करके बनाने की एक अलग मुख्य धारा बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि इसको अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारे ही टॉपिक आपकी जितनी भी होम साइंस प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल की परीक्षाएं हो गई या यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का रोचक विषय विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विकास क्या होता है। तो विकास जो है क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला है, जो कि सभी क्षेत्र में होती है, लेकिन आज हम इसको केवल मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है विकास को अगर हम देखें तो बाह्य और आंतरिक कारणों से जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हो रहा है, इससे संबंधित होती है। तो बालक के विकास के निर्धारण जो है आप देखिए तो वंशानुक्रम एवं वातावरण ही करते हैं। इन तत्वों को ही हम मानव का भावी निर्माता भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा इंसान का वंशानुक्रम होगा, साथ ही साथ जैसा उसको वातावरण दिया जाएगा, मनुष्य का जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंगली होगा। तो सबसे पहले इस अध्ययन का आरंभ जो है विज्ञान में डार्विन ने किया और मनोविज्ञान में गाल्टन ने किया। तो विकास के लिए अगर हम इस डायग्राम से देखें तो अब जो हमने कहा कि विकास के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। तो आंतरिक की बात अगर हम करें तो ये हो गई आपकी वंशानुक्रम, और बाह्य की बात करें तो ये हो गया आपका वातावरण। अब वंशानुक्रम जो आंतरिक कारण है इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि वंशानुक्रम का प्रभाव किन कौन कौन सी चीजों पे आधारित होता है। तो सबसे पहला तो जन्मजात शक्ति जो है उनकी। जन्मजात शक्ति से तात्पर्य क्या है कि जो माता पिता है उनका इम्यून लेवल कैसा है या वो कितने एनर्जेटिक है, उसका सीधा प्रभाव जो है संतान पे पड़ता है। दूसरा प्रभाव आप देखेंगे यौन निर्धारण का भी जो है, ये भी माता पिता के द्वारा ही या वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारण किया जाता है। लड़का है लड़की है ये भी माता पिता के द्वारा ही तय किया जाता है। व्यक्ति के रंग रूप आकृति लंबाई बुद्धि का निर्धारण फिजिकल अपीयरेंस, माता पिता का एक ओवरऑल जो क्रोमोजोमल जो उनका स्ट्रक्चर है जो बच्चे में जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली तय होता है कि बच्चा कितना, उसकी लंबाई कैसी होगी या उसका रंग कैसा होगा या उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी। ये सारी चीजें जो है ये भी वंशानुक्रम के आधार पे आधारित की जाती हैं, इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड होती हैं मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा पैतृक गुणों का संतान में हस्तांतरण। पैतृक गुणों से मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे का कुछ विलक्षण जो पैतृक गुणों के द्वारा उनके जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं वो भी संतानों में देखने को मिलती हैं। अगर जैसे सपोज अगर हम देखें तो अगर माता पिता सिंगर हैं तो बच्चे में भी थोड़ी ऐसी क्वालिटी आ जाती है, या फिर कोई ऐसी जो अभिन्न चीजें हैं वो भी माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होती है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जो एक संतान है उसे अगर पिता को देखें तो ये एक्स वाई, अगर क्रोमोसोम इसका देखें माता का देखें तो एक्स एक्स, इन दोनों को संयोग से क्या बना, संतान बनी। तो इनका 50% फैक्टर और इनका 50% फैक्टर आया बच्चे के अंदर। ऐसे ही अगर हम इनका 50% देखें तो ये 25% हो गया, फिर नाना नानी का भी 25%। तो अगर हम देखें तो संतान में जो टोटल क्वालिटी होती है वो 50% पिता की ओर से और 50% माता की ओर से। इसके बाद वो ग्रेजुअली जो है कम होते होते पर दादा पर नाना ऐसे उससे भी पीछे चली जाती है। तो वंशानुक्रम को भली भांति समझने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया गया, जिसे वंशानुक्रम के तत्व या अवधारणा कहा गया, ताकि हम लोग इसको समझ सकें वंशानुक्रम के नियम के बारे में। तो सबसे पहला नियम जो है बीज कोष की निरंतरता का नियम। ये जो है सबसे पहले इसको गाल्टन ने दिया था
उन्होंने ही बात की थी कि भाई जो बच्चों में जो क्वालिटीज हैं वो माता पिता के द्वारा ही हस्तांतरित होती हैं। तो इस नियम के अंतर्गत बालक अपने माता पिता से वही गुण ग्रहण करता है जो उन्होंने अपने पूर्वजों से ग्रहण किया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा जर्म प्लाज्म है या मूल जीवाणु है वो कभी नष्ट ही नहीं होता और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ओवम और स्पर्म के संयोग से हस्तांतरित होता रहता है। दूसरा नियम फिर बनाया गया कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसमें जो है इसके अनुसार माता पिता का जो है जो कुछ अर्जित गुण दोष हैं वो संतानों में हस्तांतरित होते हैं। इसका मतलब इनके मत का प्रतिपादन जो है लैमार्क ने जिराफ के माध्यम से बताया था। इसी क्रम में डार्विन ने भी इसको कुछ बताया कि जिस अंगों का हम प्रयोग करते हैं उनका उपयोग करते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावी हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे लोप हो जाते हैं या खत्म होने लगते हैं। तीसरा नियम बनाया गया प्रत्यागमन का नियम। इसमें जो है इसका तात्पर्य था कि संतान में जो माता पिता से जो विपरीत गुणों का पाया जाना। जैसे माता पिता अगर बुद्धिमान है, प्रतिभावान है, बच्चा मंद बुद्धि हो गया, या माता पिता मंद बुद्धि है और बालक प्रतिभावान हो गया। इसके इस नियम के उदाहरण हैं। इसमें जो है इसमें माता पिता के गुणसूत्र का जो है भली भांति संयोजन न हो पाना, या जो हम कह सकते हैं कि जो सुसुप्त लक्षण है वो बच्चे में जागृत हो जाना, जिसकी वजह से वो माता पिता के विपरीत काम करना शुरू करता है या जो रिसेसिव क्वालिटीज हैं उनका उनमें जागृत हो जाना। अगला है समानता का नियम। तो ये जो है समानता का नियम क्या होता है? इस नियम के अंतर्गत एक ही परिवार में विभिन्न लोगों में समानता पाई जाती है। इस नियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के रंग रूप में योग्यता, विशेषता या जो ऐसी बीमारी भी कोई अगर जैसे शुगर है तो बच्चे को भी शुगर हो गया, या कोई भी ऐसी क्वालिटीज है, कलात्मक प्रतिभाएं हैं जो वो हम समान रूप से संतान में पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समानता का नियम। इसके अलावा जीव सांख्यिकी का नियम। इसमें इसमें जो है ये बताने की कोशिश की गई कि बालक जो है अपने पूर्वजों से एक अनुपात में गुण प्राप्त करता है, आधे गुण माता के और आधे गुण पिता के, चौथाई दादा के दादी के और चौथाई नाना नानी के। इसी क्रम में वो पीछे के पूर्वजों में बट जाता है। इसके अलावा एक विभिन्नता का नियम। इसमें इस विचार का प्रतिपादन किया गया कि वंश सूत्रों में असमानता भी उतनी ही स्वाभाविक है जितनी समानता। इसके अलावा लास्टली मेंडल का नियम, जो काफी जो है चर्चित हुआ और जो काफी जिसको क्या बोलेंगे, जिसको काफी मान्यता दी गई कि नहीं ये काफी सही, जिसमें उन्होंने हरी मटर, सूखी मटर और तरीके तरीके की मटर पे अपना प्रयोग किया और देखा कि 7 पीढ़ी तक के कैरेक्टर जो है हस्तांतरित होते हैं, कभी सुसुप्त अवस्था में, कभी जागृत रिसेसिव और डोमिनेटिंग अवस्था में। अब है कि वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का अर्थ और परिभाषा। वातावरण के लिए हम इसका पर्यायवाची शब्द पर्यावरण भी कह सकते हैं वातावरण को। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह है जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से घेरे हुए है। जब से बच्चा गर्भावस्था के अंदर आता है वो तब से उसका एक आवरण होता है, भ्रूण में ही सही, और वो उससे जो है प्रभावित होता रहता है। अब है वातावरण के प्रकार। तो वातावरण के प्रकार में देखा जाए तो 2 तरीके का वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण, दूसरा आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण वही है जो गर्भावस्था की परिस्थितियां हैं, जैसे अगर माँ प्रसन्न है या माँ कौन से परिस्थितियों में रह रही है, इन सब का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं से परोक्ष रूप से बालक के विकास पे पड़ता है। अगर बच्चे को लेकर के उसकी कोई मनोवृत्ति है, वो बच्चे को कैसा उसको पालन पोषण करना चाहती है, या फिर वो एक एजम्पशन बना के रखी है नहीं हमें ऐसे रखना, या उसकी परिस्थितियां कोई विपरीत हो गई, तो इन सब का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। साथ ही साथ वायु वातावरण। तो वायु वातावरण से तात्पर्य है कि जब बच्चा इस धरती पर आ गया तब जो है उसका भौतिक वातावरण, मतलब उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहां का जो फिजिकल
फिजिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, उसका प्रभाव सीधे सीधे पड़ेगा। और साथ ही साथ सामाजिक वातावरण कैसा है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत, अगर बच्चा कमजोर वर्ग का भी है, बहुत ही गरीब वर्ग में भी पैदा हुआ है, अगर उसका जो सामाजिक वातावरण वो प्रबुद्ध लोगों के बीच में रह रहा, प्रबुद्ध जनों के बीच में रह रहा, तो काफी इंटेलिजेंट हो सकता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो बच्चा अगर ठीक ठाक भी है, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है वो काफी दूषित है, काफी गाली गलौज, चोरी डाका ऐसी चीजें हैं, तो इनका प्रभाव भी सीधे कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता है। बोरिंग लाइक फील्ड वेल ने बताया कि व्यक्ति का वातावरण उन सभी उद्दीपकों का योग है जो वह गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु तक ग्रहण करता है। मतलब क्या है कि जब बच्चा गर्भ में आ गया और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, इन इसके बीच में जितने भी उद्दीपक हैं, जिनको भी वो कहीं ना कहीं से ग्रहण करता है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। तो वातावरण को जो हम समझने के लिए सबसे पहले अगर हम समझें तो तीन फैक्टर होता है, एक प्रकृति और समाज और तीसरा संस्कृति। प्रकृति से मतलब क्या है कि उसकी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, प्रकृति में क्या हो गई कि उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसको उसको सनरेज से कैसा प्रभाव मिल रहा है, उसकी बायोलॉजी कैसी है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है। केमिस्ट्री मीन्स क्या हो गया कि वो कौन कौन से तत्वों से प्रभावित हो रहा है, उनका नेचर कैसा, उसके अकॉर्डिंगली हर चीज की बॉन्डिंग उसकी कैसी है, किन किन चीजों से बॉन्डिंग कैसी है, इसका प्रभाव। दूसरा, जब मनुष्य है तो वो समाज में रहेगा। मनुष्य इसीलिए जानवरों से अलग है क्योंकि वो समाज में लेकर के चलता है। समाज का मतलब क्या हो गया, समाज संबंधों का जाल होता है। तो वो उसमें उन चीजों से कैसे प्रभावित हो रहा है, वहां की तकनीक कैसी है, उस समाज का नियम कानून कैसा है, उस समाज में रहने के लिए उनका चाल चलन कैसा है। साथ ही साथ वो जो समाज को बनाने के लिए, चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे तय किए जाते हैं उसको राजनीति का नाम दिया जाता है। तो वो उस राजनीति के साथ उसका कैसा कोऑर्डिनेशन है। और इतिहास, इतिहास से मतलब क्या हो गया, इतिहास ये होता है कि जो पिछली चीजें हमने किया था, जो आज नहीं घटित हो रही, इतिहास से हमें सीखने की आवश्यकता होती है। जो हमारे पूर्वजों ने किया उससे हमें क्या क्या सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तीसरी चीज है संस्कृति। संस्कृति से तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य है ये काफी, जब इसका जो है, अगर आप पेट भी भरा हुआ है और रहने के लिए जगह भी है, तो वो फिर क्या होता है, संस्कृति की तरफ रुझान लेता है। इसी में हम जानवरों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जानवर भी अपना प्रकृति और समाज तो बनाते हैं लेकिन उनकी कोई संस्कृति नहीं होती है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य की अपनी एक संस्कृति होती है, उनका एक साहित्य होता है, उनका एक कला होता है। साथ ही साथ वो अपने गूढ़ अध्ययनों की खोज के लिए धर्म की तरफ बढ़ते हैं। वो एक जो रहस्य है कि हम कैसे पैदा हुए या हमारी संरचना कैसे हुई, इसको उन्होंने अपने अपने धर्मानुसार मत जो अनुयायी थे उनको उनके धर्म के अनुसार अपने को जोड़ा। साथ ही साथ कैसी गणित से मतलब क्या है कि गणित भी हमें बताती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब विकास के क्रम में अगर हम वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व देखें तो वातावरण और वंशानुक्रम के प्रभाव में अंतर करना असंभव है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो व्यक्ति का विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब ये व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि केवल वंशानुक्रम ही प्रभावी है या फिर वातावरण ही प्रभावी है, लेकिन ये देखा जाए तो ये व्यक्ति के इन दोनों का योगफल ना होकर के इनका गुणनफल होता है। वातावरण और वंशानुक्रम का योग गुणनफल ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो अगर देखा जाए तो वातावरण का जो प्रभाव होता है वो 60% होता है और वंशानुक्रम का प्रभाव जो होता है वो 40% होता है। दोनों मिलाकर के 100% बनता है। तो अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर बच्चे का हेरिडिटरी लेवल या वंशानुक्रम बहुत अच्छा नहीं है तो उसको हम अच्छा वातावरण दे करके भी अच्छी चीजों को कवर करवा सकते हैं। तो इस तरह से आज के हमने विषय में चर्चा किया कि वातावरण और वंशानुक्रम कैसे एक दूसरे से आधारित है, साथ ही साथ ये कैसे बच्चे के विकास को प्रभावित करता है।
हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई कम क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपकी क्वेरी को दूर कर सके। थैंक यू।